क्या हुआ था आज से 3000 साल पहले। क्या रिश्ता है भारत और ईरान का? क्यों इनके भौगोलिक कथाएं एक दूसरे से मैच करती है? क्या ईरान की सभ्यता भारत आई या फिर भारत की सभ्यता ईरान गई? कुछ ऐसा है जो इतिहास को खंगाला जाए तो दोनों की सभ्यता एक जैसी ही है या दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहस्य हैं। आज हम जानेंगे कैसे भारत और ईरान की भौगोलिक गतिविधियां एक दूसरे से मैच करती हैं। हमारा सफर पूरा हुआ। यही हमारी नई भूमि है, सप्त सिंधु। या यूं कहें, दोनों का आपस में हजारों साल पुराना एक गहरा रिश्ता है। भारत और ईरान के संबंध 3000 साल से भी पुराने और गहरे हैं, जो इस्लाम से पहले से ही संस्कृति, भाषाएं और व्यापारिक रिश्तों में बंधी हैं। इंडो आर्यन और ईरानी मूल रूप से एक ही संस्कृति और कबीले का हिस्सा थे, या यूं कहें एक ही परिवार का हिस्सा थे, जो बाद में अलग हुए। एक कबीला ईरान की तरफ गया और दूसरा कबीला मध्य एशिया से भारत आया। इंडो आर्यन उन्हें कहा जाता है जो मध्य एशिया से लगभग 1500 से 1800 ईसा पहले भारतीय उपमहाद्वीप में आकर बस गए और वो यूरोपीय भाषाएं बोलते थे जिन्हें आर्य कहा जाता है। इन दोनों सभ्यताओं ने ही उस काल में संस्कृति, वैदिक संस्कृति और वेदों का प्रचार किया। यह वह समय था जब भाषा, धर्म और रीति रिवाज से एक दूसरे से बहुत करीब थे। इंडो आर्यन संस्कृति बोलते थे और ईरानी फारसी भाषा बोलते थे। अब भारत में इसका क्या असर हुआ, इसके बारे में जानते हैं। ये कहानी है उस युग की जिसमें ब्राह्मण साम्राज्य के पुरोहित लगभग 3000 साल पहले मध्य एशिया, यूरेशिया के रास्ते होते हुए भारत आए। सबसे अच्छा मसाला, ताजा फल। आओ देखो। जो आर्य कहे जाते थे वो अपने धर्म के अनुसार चलते थे। भारत में आकर अपना वर्चस्व लहराया, कब्जा किया और खुद को भूदेव बताकर भारत के मूल निवासियों को उनके घर से बेघर कर दिया और उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। कुछ सालों बाद वेस्टर्न सभ्यता के लोगों का भी भारत में घुसपैठ हो जाता है। उन्हें पता लग गया था कि भारत एक खुशहाल फसल और उपजाऊ पैदा करने वाला देश है। जो खुद को भूदेव बता रहे थे वो भारत के मूल निवासियों को शूद्र का नाम दे रहे थे। सबसे अच्छा मसाला, ताजा फल। हमारा सफर पूरा हुआ। यही हमारी नई भूमि है। देश के मूल निवासियों, बहुसंख्यक को शूद्र कहा जाने लगा। उत्पीड़न शूद्रों पर इतना बढ़ गया कि ब्रिटिश हुकूमत राज करने लगी। कृपया उसे छोड़ दो, हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। शूद्रों को गुलाम बना लिया गया। जो हजारों सालों से चल रहा था उसमें और बढ़ावा हो गया। आज के जमाने में SC, ST और OBC में जो लोग हैं उस जमाने में शूद्र हुआ करते थे। समय का पहिया इतना मजबूत था कि महात्मा बुद्ध, रैदास, कबीर, ज्योतिराव फूले, शिवाजी गायकवाड़ के बाद इतिहास में पहली बार एक नायक जन्म लेता है। यूं कहें, भारत का भाग्य विधाता जन्म लेता है। अप्रैल 1891 एक ऐसी तारीख इतिहास की किताबों में दर्ज, लेकिन असली मायने में बहुत कम लोग समझ पाए। इस दिन गरीब परिवार में जन्मा एक बच्चा जिसे समाज ने अछूत कहा, और वही बच्चा आगे चलकर भारत की आत्मा बदल देगा, किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसकी कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि करोड़ों दबे कुछ लोगों की आवाज है। दरअसल ये कहानी है भीमराव रामजी अम्बेडकर की। 14 अप्रैल 1891 महू नामक कस्बा, जहाँ एक दलित परिवार में जन्मा एक बच्चा। घर में खुशहाली एक बड़े त्योहार की तरह मनाई जा रही थी। माँ बाप ने जिसका नाम भीमराव रामजी सकपाल रखा,
उनके पिता रामजी ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। 1848 में जन्मे सूबेदार साहब ब्रिटिश सेना में 14 साल तक हेडमास्टर रहे। वहाँ स्कूल में सभी सैनिकों को इंग्लिश पढ़ाते थे क्योंकि उनकी इंग्लिश पर काफ़ी पकड़ थी और उन्हें अच्छी सी एजुकेशन भी देते थे। साथ में वो संत कबीर के भक्त भी थे जो अपने बेटे भीमा को भी संत कबीर के बारे में बताते थे। महाराष्ट्र की महू की धरती पर जन्मे भीमा राव गरीबी और जातिगत भेदभाव से जकड़े, कक्षा में अलग बैठना, पानी से वंचित कर देना, ये सारी दीवारें जो जात पात के भेदभाव से जकड़ी हुई थी, भीमराव ने इन दीवारों को तोड़ने का फैसला किया। हर अपमान उनके लिए एक नया पाठ बन गया। एल्फिंस्टन हाई स्कूल में उनकी प्रतिभा चमक रही थी। जैसे अंधेरे में पहली लौ जलती है, वैसे ही भीमराव का ज्ञान समाज को रोशन कर रहा था। कॉलेज की पढ़ाई ने उन्हें सपनों को पंख दिए। विदेश जाने की चाह ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है।